मेरे बड़े कम दिख रहे हैं अभी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मैं लेट हो गया सर, आपने कुछ कराया तो नहीं? नहीं नहीं, बस अभी तो देख रहे हैं कि बच्चे आ जाए, और कुछ भी नहीं कराया अभी। ओके सर। चलिए, जितने लोग आए उसी पे शुरू किया जाए। तो लास्ट क्लास में क्या क्या डिस्कशन हुआ है, कौन बताएगा? पलक बताएगी। पलक, बोलो। यस सर। सर लास्ट टाइम हमने थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड इन रेजिस्टर के बारे में भी पढ़ा था, और उसके बाद आइडियल सेल और दूसरे वाले सेल के बारे में भी पढ़ा था। फिर डिस्चार्जिंग ऑफ सेल एंड चार्जिंग ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। फिर किरचॉफ जंक्शन रूल के बारे में पढ़ा था, और किरचॉफ इक्वेशन के बारे में पढ़ा था। और फिर सीरीज और पैरेलल में रेजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हम्म। और उन पे क्वेश्चन किए थे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखने का तरीका हम लोगों ने सीखा था, फॉर्मूला बनाया था, और साथ में ये भी बताया गया आपको कि वो जो फॉर्मूले का डेरिवेशन है वो भी आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर कहीं सिचुएशन ऐसी मिलती है जिसमें आप सीरीज और पैरेलल की पहचान नहीं कर पा रहे हो कि किसको मानो कि सीरीज में है किसको पैरेलल में, तो वहां पे आपको जैसे फॉर्मूला डेराइव करे थे उसी तरीके से उसके लिए इक्विवेलेंट के बारे में इंफॉर्मेशन भी बनानी होगी। ठीक है। अब आइए थोड़ा सा छोटा छोटा दो एक इंफॉर्मेशन और दे लेते हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करते हैं। डिवीजन ऑफ पोटेंशियल इन सीरीज कनेक्शन। मान लो कि ये दो रजिस्टर्स हैं भाई, R1 और R2 के, और दोनों को सीरीज में जोड़ करके इन दोनों के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है V का या V0 का मान लो, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो V1 का बोल दिया आपने, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है इसको आपने V2 का बोला। तो दोनों चूंकि सीरीज में जुड़े हैं भाई, तो दोनों में तो करंट जो होगी वो सेम होगी, आई यहाँ भी होगी, आई यहाँ भी होगी, और साथ में V1 प्लस V2 ये तुम्हारा V के बराबर होगा, V0 के। यस सर। और I को लिखना होगा तो वो V1 अपॉन R1 दैट इज इक्वल्स टू V2 अपॉन R2 से लिख सकोगे। यानी कि V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू होगी वो R1 बाई R2 होगी। सीरीज कनेक्शन में वोल्टेज का जो डिवीजन है सेम रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में।
ठीक है ना। यस सर। रेजिस्टेंस बड़ा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप ज्यादा होगा, जिसका रेजिस्टेंस छोटा होगा उसके क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कम होगा। ठीक है, V1/V2 R1/R2 है। ठीक है, अब अगर ये दोनों को मिक्स कर दिया जाए, यहाँ से V1 की वैल्यू इधर में रख दे, V1 की वैल्यू लिखना है तो R1/R2 V2 लिख सकते हो, इसमें तो प्लेस कर दो भाई। तो R1/R2 इंटू V2 प्लस V2 दैट इज इक्वल्स टू V0। तो V2 को लिखने का फॉर्मूला हो जाएगा आपका R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 इंटू V0 ना। सिमिलरली V1 को लिखना होगा तो ये लिखा जाएगा R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V0। तो ये सीरीज कनेक्शन में हमारा एग्जैक्टली वोल्टेज क्या होगा, इसको कभी अगर रिक्वायर्ड है तो हम डायरेक्टली एज ए फॉर्मूला इसको यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है ना। यस सर। अब आइए थोड़ा सा व्हीट स्टोन ब्रिज की बात कर लेते हैं। मान लो कि आपको दिया गया ये जैसे कि 4 रजिस्टर्स है, दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग इनको कनेक्ट कर दिया। R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, R4 हो गया, और आपने क्या करा कि इसके क्रॉस एक सेल को जोड़ दिया। तो ए और सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा वो देखना है। तो आपको दिख रहा है कि ए और बी के बीच में R1 और R2 सीरीज में जुड़े हुए हैं। यस सर। यस सर। और सीरीज कनेक्शन में ये वोल्टेज के डिवीजन का फॉर्मूला आपके पास है। तो VA माइनस का VC, ये अगर आपसे पूछा जाए तो वो आप लिख सकेंगे R1 डिवीजन में R1 प्लस R2 इंटू जीटा नॉट। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ए और बी के बीच में जीटा नॉट लगाया है तो लिख सकते हो क्या। यस सर। यस सर। यानी कि VA माइनस ऑफ VC की बात आपको मिलती है कि ये लिखा जाएगा 1/1 प्लस R2/R1 इंटू जीटा नॉट। एक एक्सप्रेशन तो ये हो गया। इसी तरीके से अगर देखें हम लोग तो ए और बी पॉइंट के बीच में ये R3 और R4 भी जो है दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज। तो यहाँ यस भी सर। हम यही फॉर्मूला जो अभी बनाया हमने इसको यूज कर सकते हैं भाई, कि VA माइनस ऑफ VD को लिखना है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं R3 डिवीजन में R3 प्लस R4 इंटू जीटा नॉट, या VA माइनस VD को इधर से R3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें तो 1/1 प्लस R4/R3 जीटा नॉट लिख सकते हैं। यस सर। अब ये दोनों इक्वेशन 1 और 2 को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमको क्या दिखता है कि अगर
R2 और R1 का जो रेशियो है वो R4 और R3 के रेशियो के बराबर हो, है ना। तो ये दोनों इक्वेशन का जो राइट साइड होगा वो इक्वल हो जाएगा। यस सर। तो अगर दोनों इक्वेशन के राइट साइड इक्वल हो गए तो दोनों के लेफ्ट भी जो है वो बराबर हो जाएंगे। यस सर। यस देन इन सर। दैट केस VA माइनस ऑफ VC ये VA माइनस ऑफ VD हो जाएगा। यानी कि C पॉइंट और D पॉइंट के जो पोटेंशियल होंगे दे विल बिकम सेम। ठीक है ना। यस सर। यस सर। तो अगर मान लो कि ऐसा कंडीशन कभी किसी सर्किट में आपको मिलता है तो अगर इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर आपको मिला, R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर है, तो आपको मिलता है कि ये C और D पॉइंट के जो पोटेंशियल होंगे दे आर सेम। तो अगर आप मान लो कि इन दोनों के बीच में एक गैल्वेनोमीटर लगा दो, आप में से कितने लोग गैल्वेनोमीटर देखे होंगे। गैल्वेनोमीटर और कितने लोग ऐसे हैं जो गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों देखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो गैल्वेनोमीटर भी देखे हैं अमीटर भी देखे हैं, दोनों चीजें देखे हैं। गैल्वेनोमीटर और अमीटर दोनों चीज देखी है ना आप लोगों ने। यस सर। हम्म। अच्छा, देखने में दोनों में अंतर क्या दिखता है, कोई बताना चाहेगा क्या आप में से। अगर एक गैल्वेनोमीटर है और एक अमीटर है तो ऐसे बाहर से देखोगे तो देखने से क्या अंतर दिखता है, कोई समझ में आता है, देखने में कोई अंतर उनमें दिखता है क्या। हम्म। कोई अंतर दिखता है देखने में। सर एमीटर में जो सुई होती है वो एक साइड में होती है और गैल्वेनोमीटर में बीच में होती है, शायद ये। देखने में ऐसा दिखता होगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और भी कुछ दिखता है क्या। सर गैल्वेनोमीटर में जो सुई होती है वो दोनों साइड में डेविएट कर देती है और एमीटर में एक ही साइड में जाती है। तो वो तो बोला ना इसने अभी, हर्षित ने। मेजरमेंट की वैल्यू रहती है एमीटर में, गैल्वेनोमीटर में बस डायरेक्शन दिखा रही है। चलो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें। गैल्वेनोमीटर जो होता है ये एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है ना। गैल्वेनोमीटर इज ए करंट डिटेक्टिंग डिवाइस। वैसे एक माइन्यूट करंट को मेजर करने के लिए भी आप इसको यूज करते हो, बट बेसिक फंक्शन इसका करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। और अमीटर जो होता है इज ए करंट मेजरिंग डिवाइस। ठीक है ना। करंट को मेजर करने के लिए जो यूज करते हो वो आपका अमीटर है। ठीक है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना होता है कि गैल्वेनोमीटर अमीटर बन जाता है, वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है ये आपको बताएंगे हम चल के, मैग्नेटिज्म जब आप पढ़ोगे
तो वहां पे, ठीक है ना। गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग है कि ये कैसे वर्क करता है, वो आगे चल के आपको पढ़ना है, ठीक है ना। यस Yes, sir. सर अल्टरनेटिंग करंट मतलब इंड्यूस करंट, इंडक्शन है? इंडक्शन होता है करंट का वो। नहीं नहीं नहीं, मैग्नेटिज्म में जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा है ना आपने, Yes, sir. यस सर। कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। उसी तरीके से कोई भी जो करंट कैरिंग कॉइल होता है ना, एक कॉइल है जिसमें करंट फ्लो कर रही है, तो ये कॉइल जो होती है वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरीके से वर्क करता है, मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर टॉर्क लगता है, उसी तरीके से जब मैग्नेटिक डाइपोल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो भी टॉर्क एक्सपीरियंस करता है। और सेम फार्मूला है, जैसे इधर में बी क्रॉस ई से लिखते हो टॉर्क को ना, Yes, sir. यस सर। वैसे ही उधर में एम क्रॉस बी से लिखते हैं। एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, बी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसका वर्किंग को समझना है तो वहां पे हमको मैग्नेटिज्म के बारे में जानकारी चाहिए, ठीक है ना। इसलिए अभी इसकी वर्किंग हम आपको नहीं बता पा रहे हैं, नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे टॉर्क लगता है, कितना लिख सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे ब्रीफ करनी पड़ेगी गैल्वेनोमीटर के बारे में बताने के लिए। बट आप यहाँ पे इतना समझो कि गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस है जिसको कि करंट को डिटेक्ट करने के लिए आप यूज करते हैं, और अमीटर जो है वो करंट मेजरिंग डिवाइस है। गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करना है वो हम इसी चैप्टर में आपको बताएंगे, ठीक है। हमने यस पूछा आपसे कि ये देखने में दोनों में अंतर क्या दिखता है, तो वो चीज तो आप अगर देखो तो एक तो बहुत मेजर जो डिफरेंस है वो आपको बता ही दिया लोगों ने, क्या कि जो गैल्वेनोमीटर है उसका जो जीरो होता है वो ठीक बीच में होता है। जैसे ये तुम्हारा डायल है तो आपको मिलेगा कि इसका जो जीरो होगा गैल्वेनोमीटर का वो यहाँ पे होगा। निडिल हमारी बाई साइड में भी और दाई साइड में भी, दोनों तरफ डिफ्लेक्ट हो सकती है, ठीक है ना। जैसी करंट फ्लो करेगी उस गैल्वेनोमीटर के थ्रू, उसी के करस्पॉन्डिंग हमारी नीडल जो होगी दैट इज गोइंग टू बी डिफ्लेक्टेड आइदर लेफ्ट और राइट, ठीक है। जबकि अमीटर में जो जीरो आपको मिलेगा ना, वो जीरो एक साइड में होगा। अमीटर का जीरो यहाँ पे है ना, ये जीरो होगा अमीटर का जीरो, गैल्वेनोमीटर का जीरो यहाँ, और ये ऐसे डिफ्लेक्ट यूनिडायरेक्शनल होगा, ठीक। यस सर अमीटर में अगर आप देखोगे ना तो अमीटर का जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसमें जो दो कनेक्टिंग नॉब बने होते हैं जहाँ पे आप वायर को अटैच करते हो, उस पे एक जगह पे आपको प्लस और एक जगह पे माइनस लिखा रहेगा, है ना। अगर आपको उस अमीटर से मेजरमेंट लेना है तो प्लस वाले को हाई पोटेंशियल और माइनस वाले को लो पोटेंशियल एंड से जोड़ोगे तभी जो है ये अमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, है ना, अदरवाइज नहीं करेगा। जबकि गैल्वेनोमीटर के दोनों नॉब पे कोई जो है वो मार्किंग नहीं होती है, किसी को किसी से जोड़ दो, है ना, क्योंकि ये बाई डिफ्लेक्शन है ना, दोनों तरफ डिफ्लेक्शन है, तो किसी से किसी को जोड़ दो। इसका हायर है इससे तो इधर डिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसका हायर है इधर तो इधर को डिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें जो कनेक्टिंग नॉब है उसमें कोई मार्किंग नहीं होती गैल्वेनोमीटर में, बट मीटर में आपको बनी होगी, देखा होगा ध्यान से तो, है ना। यस सर और एक तो बड़ा सामान्य सी बात है कि इसमें जो है जी लिखा रहता है, इसमें जो है ए लिखा रहता है ना, देखने यस में ऐसे अंतर दिखता यस है। सर। ए मीटर में लिखा रहेगा, जी गैल्वेनोमीटर में। तो हमारा केवल मकसद ये था कि ये
बताना कि गैल्वेनोमीटर एक करंट डिटेक्टिंग डिवाइस है। तो मान लो कि ये R1 और R2 का जो रेशियो है R3 और R4 के रेशियो के बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, C पॉइंट और D पॉइंट के पोटेंशियल जो होंगे दे आर सेम। Yes, तो ये sir. जो गैल्वेनोमीटर का दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल अगर सेम हो गया तो क्या गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट जाएगी? No, sir. नो सर। नो नहीं सर। जाएगी। तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल होगी वो ठीक बीच में ऐसी खड़ी हो जाएगी, ठीक है ना। यस सर। तो इसको बोलते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना। दिस कंडीशन इज नोन एज बैलेंसिंग ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस condition is known as व्हीटस्टोन ब्रिज। तो अगर आपकी ब्रिज जो है वो बैलेंस है तो गैल्वेनोमीटर में कोई करंट नहीं जाएगी। और उसके बैलेंस होने के लिए क्या क्राइटेरिया मिला कि R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। Yes, sir. और इस पर्टिकुलर ब्रिज का यूज आप करते हो किसी अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस के बारे में इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए। हाँ? व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करके किसी भी अननोन रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में हम जानकारी जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो उसका सर्किट अरेंजमेंट क्या होता है वो समझ लो आप। जब भी कोई भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस आपको जानना होगा तो उसके लिए आपको सर्किट प्रिपेयर करने के लिए दो रजिस्टर्स दिए जाएंगे जिनके रेजिस्टेंस आपको मालूम हो, ठीक है। तीसरा वो रजिस्टर गिवन होगा जिसका रेजिस्टेंस आप निकालना चाहते हैं। चौथा एक रेजिस्टेंस होगा जो कि वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब आप उसमें से जितना चाहो उतना रेजिस्टेंस सर्किट में यूज कर सकते हो, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा उसमें, ठीक है। वो अगर आप लैब गए होगे तो देखे होगे रेजिस्टेंस बॉक्स, देखे हो रेजिस्टेंस बॉक्स यस आप लोग। एक ऐसे लकड़ी का बॉक्स होता है ना, उसमें जगह जगह पे ऐसे नॉब बना रहता है, ठीक है। और उस नॉब के बगल में जो है आपको रेजिस्टेंस लिखा रहेगा 5 ओम 10 ओम 25 ओम, हाँ 50 ओम 100 ओम, हाँ ऐसे 500 ओम, ऐसे आपको रेजिस्टेंस लिखा रहता है। जो वाला नॉब आप अपने उस बॉक्स में से बाहर निकालोगे उतना रेजिस्टेंस आपके सर्किट में यूज हो जाएगा, ठीक है ना। Yes, sir. ऐसे जगह जगह पे आप देखे होगे नॉब लगा रहता है, नहीं देखे होगे यार, को एक मिनट इधर से दिखाएं, इधर सर नहीं देखा है। से रुको, इधर रेजिस्टेंस बॉक्स निकालते हैं।
ये देखो इस तरीके का होता है ना, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस बॉक्स है। बड़ा हो जा भाई, क्यों नहीं खुल रहा? हाँ, खुल जाए यार। कहाँ गया? छोड़ो इसी को देखो, है ना? ये देखो, ये इसमें जगह जगह पे रेजिस्टेंस लिखा है ना इसमें, और ये नॉब्स बने हैं, यस सर। है ना? तो जो वाला आप बाहर निकालोगे, है ना, जो नॉब बाहर निकालोगे उतना रेजिस्टेंस तुम्हारे सर्किट में यूज हो जाएगा। ठीक है? यस सर। अगर एक एक साथ जो है वो दो या दो से ज्यादा नॉब निकाल लिए तो अंदर में सारे रजिस्टर जो है सीरीज में जुड़े रहते हैं। तो जैसे 5 ओम भी निकाल लिया, 10 ओम भी निकाल लिया, तो आपका जो सर्किट में रेजिस्टेंस यूज हो जाएगा वो 15 ओम हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। यस सर। तो यस ये सर। आपका एक डिवाइस है जिसको आप रेजिस्टेंस बॉक्स कहते हो। तो ये दिया जा सकता है, या ये रिहोस्टेट देखा होगा शायद, है ना? यस सर, ये देखा ये है। यस सर, ये लैब। यस सर। रिहोस्टेट, ये रिहोस्टेट है। ये रिहोस्टेट दिया जा सकता है। ठीक है? ये रिहोस्टेट पे क्या है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वायर है जो कि एक इंसुलेटिंग ट्यूब के ऊपर, जो पोर्सिलिन की है ट्यूब, उसके ऊपर जो है माउंटेड, लपेटी गई है। और यहाँ पे ये रॉड है, इस पे ये जंक्शन आपका जो है मूवेबल है, ये वाला। ठीक है ना? ये वाला जो जंक्शन है इधर में, ये मूवेबल है। इसको जहाँ पे आप टच करा दोगे, वो ये मूव करा के जहाँ पे टच करा दोगे वो वाला सर्किट का पार्ट हो जाएगा आपके। ठीक है ना? इस पे आपको हर एक टर्न का रेजिस्टेंस लिखा रहेगा कि, कि कितना है एक टर्न का रेजिस्टेंस। कितना टर्न आपने सर्किट में यूज किया है वो आप काउंट कर लोगे तो आप बता सकोगे कि कितना रेजिस्टेंस सर्किट में यूज हो। ठीक है? तो रिहोस्टेट आपको मिल यस सर। सकता है, रिहोस्टेट, या फिर जो है रेजिस्टेंस बॉक्स, और उसके साथ आपको गैल्वेनोमीटर मिलेगा। हाँ? और सर्किट को कंप्लीट करने के लिए सेल आपको मिलेगा की के साथ। सर्किट क्या बनानी है वो मैं आपको इधर बता रहा हूँ। जो दो रजिस्टर आपको दिए गए हैं जिनके रेजिस्टेंस आपको मालूम है, R1 और R3, उसको आप तो ये दोनों आर्म के रूप में कनेक्ट कर दोगे। ठीक है? जिस रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है आपको जज करना है, उसको इस आर्म के रूप में आप जोड़ दोगे। मान लो इसको RU से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अननोन के लिए RU, अननोन रजिस्टर।
ठीक है। और ये जो चौथा आर्म है ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस, सर्किट में वेरिएबल रेजिस्टेंस को दिखाने का ये सिंबल है ना। अगर अगर कहीं Yes, ऐसे रेजिस्टेंस दिखाया गया है इसका मतलब है वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। वेरिएबल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं, तो रेजिस्टेंस बॉक्स हो सकता है, रियोस्टेट हो सकता है। और रियोस्टेट का एक स्पेसिफिक सिंपल रिप्रेजेंटेशन भी है ना। अगर यहाँ इस तरीके का कहीं रिप्रेजेंटेशन है तो ये रियोस्टेट का है ना। रियोस्टेट को दिखाने का ये सिंबल है, ठीक है, सर्किट में। तो अगर आपको कोई भी वेरिएबल रेजिस्टेंस दिखाना है तो आप जनरल में ऐसे दिखा सकते हैं, रियोस्टेट का दिखाना है तो ये आपका सिंबल होगा। तो यहाँ पे वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ये दोनों पॉइंट के बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इधर में सेल और कोई की के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। मान लो कि आप जो है इधर में रियोस्टेट यूज करे हो, तो सबसे पहले इस की को क्लोज कर देंगे। की को क्लोज करेंगे तो ये गैल्वेनोमीटर जो है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा किसी साइड में, क्योंकि हमारी ब्रिज तो बैलेंस है नहीं। तो धीरे धीरे इस रियोस्टेट के रेजिस्टेंस को हम बदलते जाएंगे। तब तक बदलेंगे जब तक गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो जीरो के सामने नहीं आ जाता, ठीक है, यानी कि ठीक मिडिल में नहीं आ जाता, तब तक हम इसके रेजिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे। एक पोजीशन ऐसी मिलेगी जहां पे गैल्वेनोमीटर जो होगा अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में आ जाएगा। जहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर अनडिफ्लेक्टेड पोजीशन में आ गया वहां पे ये मूवमेंट रोक दिया जाएगा। गैल्वेनोमीटर का अनडिफ्लेक्टेड होना मतलब ब्रिज का बैलेंस होना, है ना। यस सर। yes, sir. yes sir. यस आपकी ये ब्रिज जो हो गई वो बैलेंस हो गई। ये जो आपका वेरिएबल रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस आपने सर्किट में कितना यूज किया वो तो आप देख लोगे। अगर रेजिस्टेंस बॉक्स लिया है आपने तो कौन कौन सा नाम निकाला था उसको आप ऐड कर लोगे, उससे आपको पता हो जाएगा कि कितना सर्किट का रेजिस्टेंस यूज हुआ ये वेरिएबल रजिस्टर का। बात समझ में आ रही भाई। जी Yes, सर sir. आगे। यस और मान Yes, लो sir. कि रेजिस्टेंस बॉक्स की जगह पे आप यहाँ पे रियोस्टेट यूज कर रहे हो तो कितने टर्न आपने उस सर्किट में यूज करे हैं वो काउंट कर लोगे आप, ठीक है ना, नंबर ऑफ टर्न्स। और यूनिट टर्न का रेजिस्टेंस आपको लिखा रहेगा उसी के ऊपर। तो मान लो कि एन टर्न आपने यूज करे हैं और पर टर्न रेजिस्टेंस आपको लैम्डा दिया गया है, तो लैम्डा इंटू एन कर देंगे तो दैट विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. तो ये R1 R3 मालूम है, RV आपने बैलेंसिंग के करस्पॉन्डिंग जज कर लिया एक्सपेरिमेंटली, तो आप बैलेंस का कंडीशन यूज कर लो, RU अपॉन R1 दैट शुड बी इक्वल्स टू RV अपॉन R3 होना चाहिए बैलेंसिंग के लिए। तो RU की वैल्यू हो जाएगी R1 बाई R3 मल्टीप्लाइड बाई R, है ना। तो R1 R3 आपको पहले से नोन है और RV आपने ऑब्जर्व कर लिया, तो इजीली यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द अननोन रजिस्टर, ठीक। तो ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंटेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज पे, जिसका की यूज करके आप किसी भी अननोन रजिस्टर का रेजिस्टेंस जज कर सकते हैं। क्लियर। Yes, sir. यस सर। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एक तो आपको ये अननोन रजिस्टर के रेजिस्टेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूछी जा सकती है, या जैसे आप इस कंडीशन को कैपेसिटर के लिए यूज कर रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ भी यूज कर सकेंगे ना। जैसे अगर मान लो कि कोई सर्किट दी गई है आपको जिसमें ऐसे 5 रजिस्टर्स आपको कनेक्टेड दिखाए जा रहे हैं और सेल तूने यहाँ पे लगा के रखा है, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है।
अब अगर इसका इसके रेजिस्टेंस का रेशियो इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर आएगा तो इस रजिस्टर में तो कोई करंट जाएगी नहीं। Yes, sir. यस सर। बैलेंस हो गया ना। तो इस रजिस्टर में करंट नहीं जाएगी तो ये बीच वाले रजिस्टर को आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है ना, इक्विवेलेंट जज करने के लिए। जैसे बीच वाला हटेगा ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, फिर आपस में पैरेलल में। लेकिन जब तक ये कनेक्टेड है तब तक सीरीज पैरेलल की पहचान नहीं बन पा रही है, ठीक है। तो जैसे कैपेसिटर वाले चैप्टर में आप कर रहे थे उसी तरीके से आप यहाँ पे भी बैलेंसिंग का कंडीशन यूज करके बीच के रजिस्टर को हटा करके आप इक्विवेलेंट का इंफॉर्मेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। Yes, sir. यस सर। जैसे मान लो कि ऐसे तुमको दे दिया ये आपको रेजिस्टेंसेस दिए गए, आपको बताना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। फटाफट ना ये तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। बना भाई किसी को। मिला किसी का। 2R एक ने बोला 2R, एक ने बोला 3R/2। और कोई भाई। तो 2R आ रहा है। ठीक है, 2R आ रहा है तो अच्छी बात है। Yes, sir. 2R. कितने लोगों का 2R आ गया। 2R हम्म चलो ठीक है, कुछ लोगों का है। अब देखो जिनका नहीं आया वो समझो। अब अगर ए और बी पॉइंट के बीच में आप सेल लगाते हो भाई, तो आपको क्या दिख रहा है कि इस वाले रेजिस्टेंस और इस वाले रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो इसके और इसके रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। Yes, sir. 1/2 1/2 दोनों है। तो आपको मिलेगा कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो पोटेंशियल होंगे दे आर सेम। तो अगर इन दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम होंगे, ब्रिज बैलेंस है, ठीक है।
तो यस ये दोनों पॉइंट के पोटेंशियल अगर सेम है तो ये बीच वाला जो 5 आर का रजिस्टर है इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अब आप इसको यहाँ से हटा दो अपनी सुविधा के लिए, ठीक है। ये बीच वाला रजिस्टर आपने यहाँ से हटा दिया। अब जैसे ही ये रजिस्टर हटाया आपको दिख गया कि ये दोनों सीरीज में है। दिख रहा है क्या सबको? Yes, sir. यस और ये नीचे वाले दोनों भी आपस में सीरीज में है। तो ये आर और 2R का हो जाएगा 3R, और नीचे का जो 2R और 4R है उसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 6R। ये ए और बी के बीच में ये रजिस्टर का रिप्रेजेंटेशन बन जाएगा 3R और 6R का। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में आ गए तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा वो 6R इंटू 3R डिवाइडेड बाई 6R प्लस 3R, तो 9 हो गया 3 का, ये 2R हो जाएगा। तो 2R will be the equivalent resistance of this particular assembly. क्लियर है? Yes, sir. Division of current in parallel combination. Division of current in parallel combination. अब देखो, जैसे मान लो कि ये दो रजिस्टर्स हैं, ये दोनों आपस में पैरेलली कनेक्ट कर दिए गए। एक का रेजिस्टेंस R1 कह देते हैं, दूसरे का R2 कह देते हैं, और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है इसको करंट हमने I0 की फीड करी। मान लो कि आपने बोला कि इसमें से I1 करंट इसमें गई और I2 इधर को गई, तो जंक्शन लॉ से आपको मालूम है कि I1 प्लस I2 जो होगा वो I0 के इक्वल होगा। ठीक है क्या? यस Yes, sir. और दूसरी चीज आपको क्या दिख रही है कि these two resistors are connected in parallel, तो दोनों के क्रॉस जो पोटेंशियल का ड्रॉप होगा वो बराबर होगा I1 R1 ये इक्वल होगा I2 R2 के। Yes, sir. यानी कि I1 और I2 का जो रेशियो होगा वो R2 और R1 के रेशियो के बराबर होगा। देख क्या रहा है इसमें कि अगर पैरेलल कनेक्शन है तो जिसका रेजिस्टेंस छोटा है उसमें करंट ज्यादा जाएगी, और जिसका रेजिस्टेंस बड़ा है उसमें करंट कम जाएगी, है ना? इनवर्स Yes, sir. रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड होगी। रेजिस्टेंस छोटा है ज्यादा करंट जाएगी, और रेजिस्टेंस बड़ा है तो करंट उसमें कम जाएगी। ये आपको इंफॉर्मेशन बना, और यहाँ से I1 की वैल्यू इधर में रख दो तो ये क्या हो जाएगा R2 डिवीजन में R1 I2 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I0, यानी कि I2 के लिए इंफॉर्मेशन हो गया R1 डिवीजन में R1 प्लस R2 I0, और ये I1 की वैल्यू हो जाएगी R2 डिवीजन में R1 प्लस R2 I0 के। ठीक है ना? तो ये आपको एग्जैक्टली इंडिविजुअल दोनों में क्या क्या करंट आएगा उसको भी लिखने का आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, यू मे रिमेम्बर। ठीक है, बट इतना तो ध्यान में रहना ही चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें करंट कम जाएगी, और जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगी। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, Yes, sir.
अब जैसे मान लो कि हम आपको एक सर्किट सिंपल सा बनाते हैं। ये 20 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, ये 10 ओम का रजिस्टर है, और ये 5 ओम का रजिस्टर है, मान लो बोलेंगे ये सर्किट आपको बनाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस वाले आर्म में करंट I1, इस वाले में I2 और इसमें I3, क्या क्या करंट होगी ये आपको बताना है। सिंपल सा इंफॉर्मेशन जरा बना के बताइए तो। व्हाट विल द I1, I2 एंड I3? I1, I2 एंड I3, ये आपको बताना है। I3 निकालना है। तीनों निकालना है, I1 भी, I2 भी, I3 भी, तीनों बताना है। और चलो इसमें I4 भी बता दो, I4 भी बता दो, I4 भी बता दो कितनी। ये क्राइटेरिया यूज करो, फटाफट इंफॉर्मेशन बनेगा। है ना? उलझ गए क्या भाई सब? बड़ी सिंपल चीज तो पूछी थी, चल देख। अब देखो, आप ये दो पॉइंट के बीच में आपको दिख रहा है कि ये स्ट्रेट वायर और ये रजिस्टर दोनों आपस में पैरेलली कनेक्टेड दिख रहा है। यस सर। तो अगर कोई पर्टिकुलर रजिस्टर को किसी स्ट्रेट वायर से कनेक्शन दिखाया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि रजिस्टर के थ्रू करंट नहीं जाएगी, पूरी की पूरी करंट जो है वो स्ट्रेट वायर के थ्रू जाएगी, है ना? आप यहाँ से भी देख सकते हो। अगर I2 लिखना है तो इसका रजिस्टेंस 0 डिवाइडेड बाय 0+5 इंटू यहाँ पे जो करंट आई है I1 लिखा जाएगा। हम्म यस सर। I2 को लिखना है तो 0 डिवाइडेड बाय 0+5 इंटू I1 लिखोगे। यस सर। तो I2 की वैल्यू 0 हो गई, इसमें कोई करंट नहीं जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले Yes, भी sir. आपको बताया था, थोड़ी देर पहले क्या पिछले क्लास में बताया था कि अगर स्ट्रेट वायर कनेक्शन दिखाया जा रहा है तो
उस रजिस्टर में करंट नहीं जाती है। और वो क्यों नहीं जा रही है वो आप यहाँ से देखो तो जस्टिफाई भी हो गया, तुमको फॉर्मूला दे दिया उससे। ठीक है, तो इसमें करंट नहीं जाएगी तो ये रजिस्टर तो आपके सर्किट के लिए बेकार हो गया, I2 0 हो ही गया। अब आप इसको यहाँ से हटा दिए। यस सर। जैसे उसको हटाए आपको ये तो जानकारी आ गई कि I1 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4 होगा जंक्शन ला से, है ना। I1 Yes, sir. इक्वल्स टू I4 होगा, I2 0 होगा, ये आपके पास जानकारी आ गई। ठीक है, Yes, sir. और कितना होगा वो चाहिए, तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में कितना हो गया 20. 20 ओम। तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 20 1 ampere. डिवाइडेड बाई 20, 1 एम्पियर की करंट। तो I1 इक्वल्स टू I3 इक्वल्स टू I4 इक्वल्स टू 1 एम्पियर, ये आपका इंफॉर्मेशन होगा, और I2 जो होगा वो 0 होगा। तो दिस इज द आंसर। ठीक है, Yes, sir. यस सर। तो इस तरीके से किसी प्रॉब्लम में आप डायरेक्टली अपने इस फॉर्मूले का हेल्प ले सकते हो, है ना। क्लियर है। यस सर। Yes, sir. यस सर। I1 I2 बताओ। I1 और I2 की वैल्यू बताओ। Point 5 ampere. 0.5. हम्म 0.5 ampere. Yes, sir. 0.5. कौन कौन बोला। अभिमन्यु, जसजीत, और क्वेश्चन दिखाए ना। चलो देखो, आपको क्या दिख रहा है कि ये दोनों रजिस्टर्स जो है आपस में कैसे कनेक्टेड है भाई, पैरेलल। पैरेलल में। तो इन दोनों दोनों का इक्विवेलेंट अगर देखोगे तो कितना हो जाएगा 5 ohm. 5 ओम। 5 ohms. ठीक है, तो सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 20। 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, है ना। ये 5 ओम, ये दोनों का इक्विवेलेंट 5, ये 5 और ये 5, तो 20 ओम का रेजिस्टेंस हो गया।
तो टोटल जो करंट यहाँ से ड्रा हो रही है वो कितनी हो जाएगी, 20 डिवाइडेड बाई 20, दैट इज 1 एम्पियर। 1 तो एम्पियर। यहाँ से जो करंट आएगी ये तुम्हारी आई 1 एम्पियर की होगी, ठीक है ना। यस सर। यानी अब यहाँ पे जाओ, डिवीजन ऑफ करंट करो, दोनों के रेजिस्टेंस बराबर है तो दोनों में करंट बराबर बराबर जाएगी। Yes, sir. हाँ, तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 10 इंटू 1, तो ये हो गया 1/2 एम्पियर, ठीक है ना। तो I1 Yes. I2 दोनों Yes, sir. हाफ हाफ एम्पियर की करंट होंगी, ठीक है। तो ऐसे सिंपल जो प्रॉब्लम है वहां पे आप चाहो तो ये डिवीजन वाला इंफॉर्मेशन यूज कर सकते हो, ठीक है भाई। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, आगे बढ़ जाओ। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, कोई कुछ बोल रहा था। एक इंफॉर्मेशन और दे ले, फिर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। मैक्सिमम पावर डेसिपेटेड इन ए लोड रजिस्टर, मैक्सिमम पावर डेसिपेशन इन लोड रजिस्टर, क्या कंडीशन है मैक्सिमम पावर डेसिपेशन का और कितना होगा उसकी बात हम करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक लोड रेजिस्टेंस है, लोड रेजिस्टेंस का मतलब रजिस्टर जिसको आप अपने सर्किट में यूज कर रहे हो, इसको हम एक बैटरी का के साथ जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर का है और जिसका ईएमएफ जीटा का है उसके साथ कनेक्ट कर दिया, है ना। ये कनेक्शन हमने बनाया, तो आपके पास इंफॉर्मेशन क्या होगा कि यहाँ पे अगर करंट आपसे पूछा जाए तो करंट के लिए इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं। कितना होगा भाई, जीटा डिवाइडेड बाई आर प्लस आर होगा क्या करंट। Yes, sir. Yes. तो पावर कितना इसमें डेसिपेट होगा, पावर डेसिपेटेड को लिखना चाहोगे तो कितना लिख सकोगे भाई, आई स्क्वायर आर होता है ना, जीटा बाई आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर लिखा जाएगा। दिस विल बी द पावर डेसिपेशन इन द लोड रजिस्टर। Yes, sir. अब हम ये जानना चाहते हैं कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ कैपिटल आर पावर डेसिपेशन विल बी मैक्सिमम। तो क्या कर रहे हैं, इसको हम कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जीरो प्लेस कर दें। फॉर पी टू बी मैक्सिमम डीपीडीआर ये आपको जीरो होना चाहिए। Yes, sir. तो इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो जीटा स्क्वायर तो कांस्टेंट हो गया, डीडीआर ऑफ आर इंटू आर प्लस आर पे पावर -2, ये डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। Yes, sir.
तो डिफरेंशिएट करो भाई, जीटा स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकंड का डेरिवेटिव, तो आर इंटू माइनस हाफ टू आर प्लस आर पे पावर -3 इंटू आर का डेरिवेटिव फिर से 1 हो गया, लिखा जाएगा इतना, प्लस सेकंड फंक्शन आर प्लस आर पे पावर -2 इंटू आर का डेरिवेटिव 1, और ये आपका 0 के बराबर लिखा जाएगा क्या? Yes, sir. यानी कि जीटा स्क्वायर और ये आर प्लस आर का क्यूब नीचे बाहर निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 2r बचेगा और यहाँ पे बचेगा r प्लस स्मॉल आर, यानी कि स्मॉल आर इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये बड़ा यूजफुल रिजल्ट है, बड़ा काम का है, ध्यान में रखने का, ठीक है ना? Yes, sir. कि जब जब जो लोड रजिस्टर है उसका रेजिस्टेंस सेल जो कनेक्टेड है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा, तो पावर डेसिपेशन उसमें मैक्सिमम होगा। इफ लोड रेजिस्टेंस is equals to internal resistance of cell, then power dissipation in resistance will be maximum. ठीक है, पावर डेसिपेशन जो होगा वो मैक्सिमम होगा, और कितना होगा ये लिखना है, तो आर की जगह पे आर लिख दो भाई। पावर की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो जीटा डिवीजन में आर की जगह पे आर लिख दिया जाए, तो ये हो जाएगा आर प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू आर, है ना? तो जीटा स्क्वायर Yes, अपॉन sir. 4r, ठीक है? तो लोड रजिस्टर में जो मैक्सिमम पावर का डेसिपेशन होगा वो जीटा स्क्वायर बाई 4r से लिख सकते हो, या जीटा स्क्वायर बाई 4 स्मॉल आर से लिख सकते हो, दोनों में से जो आपको बेहतर लगे, ठीक है ना, या जिसकी रिक्वायरमेंट हो। और ये कंडीशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? हम्म Yes, अब देखो इस पे यूज कैसे, प्रॉब्लम में आता कैसे है उसको समझो। जैसे आपको ये दे दिया कि एक सेल है जिसका 4 वोल्ट का है, इंटरनल रेजिस्टेंस इसका 2 ओम का है, और इसके साथ एक सर्किट बना दिया ये, आर 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 आर, और व्हाट वैल्यू ऑफ आर, heat dissipated
in load is maximum। ये आपको सर्किट बना दिया और पूछ दिया कि किस आर की किस वैल्यू के लिए इसमें मैक्सिमम हीट डेसिपेट होगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट बता जाओ। तो 2 ओम। हम्म, आपको क्या करना है, Yes, sir. 2 ohm. इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है ना। और वो जो इक्विवेलेंट है वो 2 ओम के बराबर होना चाहिए, तब जाके इसमें पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होगा। तो अगर आपको इसका इक्विवेलेंट चाहिए तो बड़े आसानी से आपको क्या दिख गया कि ये दोनों रजिस्टर का रेशियो ये दोनों के रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर है। यस सर। तो व्हीटस्टोन Yes, sir. ब्रिज जो बनी वो बैलेंस हो गई। तो व्हीटस्टोन ब्रिज आपकी अगर बैलेंस हो गई तो ये बीच वाला रजिस्टर यहाँ से हट जाएगा। बोलो भाई, ठीक है क्या। यस यस सर। सर। अब आपको दिखा क्या कि ये आर आर का 2R हो गया, आर आर का 2R हो गया, और ये आपस में पैरेलल में हो गया। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना मिला, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया, आर हो गया। यस सर। समझ में आ रहा है कि अब डिटेल करूं, Yes, sir. किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। No, sir. प्लीज अगर No, दिक्कत sir. है तो हाथ उठाइए। ठीक, तो इक्विवेलेंट आर हो गया, और ये किसके बराबर होना चाहिए, हमारे इस सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए, है ना। आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि 2। तो अगर आर की वैल्यू 2 ओम की है तो उस केस में ये जो सर्किट आपको बनाया गया था इसमें जो पावर का डेसिपेशन होगा दैट विल बी द मैक्सिमम। और कितना मैक्सिमम पावर डेसिपेट होगा वो अगर आपसे पूछा तो क्या करोगे, बस मैक्सिमम पावर जो डेसिपेट होगा वो लिखा जाएगा 4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2। ठीक है ना, 4 16 बटा में 8, तो 2 वाट, 2 वाट का पावर डेसिपेट होगा मैक्सिमम। ठीक है क्या। Yes, sir. यस सर। यस सर। सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको आप बैटरी कहते हैं, है ना। बैटरी का मतलब होता है कई सारे सेल का कॉम्बिनेशन। ठीक है भाई। अब जैसे आप रजिस्टर्स को सीरीज में पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो, उसी तरीके से बैटरी बनाने में भी सेल को आप सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। सीरीज कनेक्शन का मतलब सारे सेल के थ्रू करंट सेम हो तो वो सीरीज में कनेक्टेड कहलाएंगे। और अगर सेल के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज है वो सेम आता है तो दे आर assumed टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है। यस सर।
ठीक है, तो ये सीरीज और पैरेलल की पहचान हो गई। अब इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? सेल के इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि वो सारे के सारे जो सेल हैं उनको हटा करके अगर वहां पे एक अकेला सेल लगाया जाए सेम लोड रजिस्टर के करस्पॉन्डिंग, तो उस लोड रजिस्टर में करंट अगर वो एक अकेला सेल उतना ही फ्लो कराता है जितना कि असेंबली फ्लो करा रही है, तो उस सेल को आप अपने उस असेंबली का इक्विवेलेंट बैटरी का नाम देते हैं। ठीक है, यानी कि करने का तरीका Yes, sir. क्या है कि आप जैसे कोई एक सिंगल सेल है जिसका ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर और ईएमएफ जीटा कह रहे हो, इसको अगर एक लोड रजिस्टर के क्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें जो फ्लो करने वाली करंट होगी आई, वो आपको मालूम है कि जीटा डिवीजन में आर प्लस आर से लिखते हो, है ना? Yes, sir. तो कोई अगर एक बैटरी लेते हैं और उसकी वजह से भी सेम लोड रजिस्टर में सेम करंट आएगी, तो उसका जो ईएमएफ होगा वो हमारा इक्विवेलेंट ईएमएफ कहलाएगा और उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस के रूप में जो है वो रिकॉग्नाइज करा जाएगा। ठीक है ना? तो करने के लिए हमको ये रिलेशन को ध्यान में रखना है कि एक सेल के कारण एक रजिस्टर में करंट क्या फ्लो कर रही है, इसी फॉर्म में उस कॉम्बिनेशन के कारण भी हम करंट को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे और डायरेक्ट विद द कंपैरिजन हम जीटा इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की इंफॉर्मेशन बनाएंगे। तो सीरीज कॉम्बिनेशन या सीरीज ग्रुपिंग। जैसे मान लो कि ये हमारे दो सेल हो गए, जीटा 1 R1, जीटा 2 R2। इन दोनों को दिखाए गए फिगर के अकॉर्डिंग कनेक्ट कर दिया आपने, है ना? अब ये दोनों का जो असेंबली है इसको हम इसी लोड रजिस्टर के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं जो कि कैपिटल आर का है। तो उसमें अगर हमको करंट लिखनी होगी कि कितना है, तो लोड रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया आर को यहाँ पे। इसमें करंट अगर हम आई कह रहे हैं तो बड़े आसानी से हमको दिख रहा है कि इसमें भी करंट आई होगी जंक्शन रूल से। Yes, sir. अब मान लो कि हम लूप ला अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ से चलते हैं तो जीटा 1 का गेन मिला, यहाँ पे भाई निगेटिव से पॉजिटिव ऐसे घूम रहा है। इसमें गए आई आर का लॉस मिला, इसमें गए आई आर 2 का लॉस मिला, इसमें गए निगेटिव से पॉजिटिव जीटा 2 का गेन मिला, इसमें गए आई आर 1 का लॉस मिला और ये 0 हो जाएगा। लूप कंप्लीट हो गया। तो यस सर। तो आई को लिखने का इंफॉर्मेशन हो गया कि ये लिखा जाएगा जीटा 1 प्लस जीटा 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस R1 प्लस R2। ये हो जाएगा आई की वैल्यू क्या? यस सर। तो ये जीटा 1 प्लस जीटा 2 जो होगा वो जीटा इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो जीटा इक्विवेलेंट विल बी जीटा 1 प्लस जीटा 2 से लिखोगे, दिस विल बी द जीटा इक्विवेलेंट। और आर इक्विवेलेंट जो होगा वो R1 प्लस R2 से लिखा जाएगा। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हटा के अगर यहाँ पे एक सेल लगाना है तो उसका ईएमएफ जो होना चाहिए वो जीटा 1 प्लस जीटा 2 का होना चाहिए
और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 का होना चाहिए, जिससे कि हमारे इस लोड रजिस्टर में करंट वही फ्लो करेगी जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के कारण हो रहा है। ठीक है। Yes, sir. अब ये देखो तो दोनों, एक का निगेटिव दूसरे का पॉजिटिव, फिर निगेटिव पॉजिटिव, इस तरीके से जब कनेक्शन बनाते हो तो इसको बोलते हो सेम पोलरिटी कनेक्शन। आप इसी चीज को अगर देखो तो ऐसे भी तो जोड़ सकते हो, अभी भी तो सीरीज ही रहेगी। Yes, sir. अभी भी अगर ये दोनों ए पॉइंट बी पॉइंट के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस को लगाओगे तो दोनों सेल के थ्रू जो करंट होगा वो तो वही रहेगा ना, आई का आई सेम ही तो रहेगा। तो ये भी सीरीज है, ये भी सीरीज है, लेकिन ये क्या है, अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन है। ठीक है ना। तो Yes, sir. कभी अगर कई सारे सेल लगाए जाएंगे तो उसमें आपको बोला जा सकता है कि किसी एक को उल्टा पोलरिटी का कनेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसमें आपको बड़े आसानी से दिख जाएगा कि जिसको आप उल्टा करोगे उसका जो है जीटा माइनस में आ जाएगा। जैसे इस लूप के लिए लिखो इक्वेशन, यहां से मान लो कि चलना शुरू किए तो जीटा 1 का गेन मिला, आई आर का लॉस हुआ, जीटा 2 का लॉस हुआ, आई आर 2 का लॉस हुआ, आई आर 1 का लॉस हुआ, और ये 0 के बराबर हो गया। होगा क्या ये इक्वेशन लूप लॉ से? यस सर। यानी कि आई को लिखने का इंफॉर्मेशन यहां से क्या बना, जीटा 1 माइनस जीटा 2 डिवाइडेड बाई आर प्लस R1 प्लस R2। तो जीटा इक्विवेलेंट तो तुम्हारा ये बन जाता है भाई मॉड वैल्यू ऑफ जीटा 1 माइनस जीटा 2। मॉड इसलिए लगा दिया कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को घटाना है, करंट उसी के करेस्पॉन्डिंग उलट जाएगी। अगर जीटा 1 बड़ा है तो जो करंट का डायरेक्शन दिखाया है उसी डायरेक्शन में होगी, और अगर जीटा 2 बड़ा हो जाएगा तो करंट क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है ना। लेकिन आर इक्विवेलेंट जो होगा वो हर केस में सम रहेगा, इंडिविजुअल के इंटरनल रेजिस्टेंस का सम रहेगा। ठीक है, तो सीरीज में अगर जुड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ, अगर कुछ भी बोला नहीं गया है तो सेम पोलरिटी कनेक्शन ही मानोगे। इक्विवेलेंट ईएमएफ का मतलब होगा सबके ईएमएफ का सम, है ना। इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस सबके इंटरनल रेजिस्टेंस का सम। बात समझ में आ रही है? यस सर। लेकिन Yes, अगर sir. अपोजिट पोलरिटी कनेक्शन किसी का दिया गया तो उसका ईएमएफ निगेटिव में लिखना होगा। ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यस सर। अब इस एक्सप्रेशन को देखो तो आपको क्या दिख रहा है, इस सीरीज में अगर हम जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बढ़ रहा है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। Yes, sir. अगर सेल को सीरीज Yes, में sir. जोड़ रहे हैं तो इक्विवेलेंट ईएमएफ भी बढ़ रहा है और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो अगर मान लो कि ये जो R है ये जो गिवन सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ठीक है, लोड रजिस्टर जो है वो बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो उस केस में आपको क्या मिलेगा कि जो न्यूमरेटर का बढ़ना है वो करंट को इंक्रीज कर देगा। Yes, sir. Yes, sir.
न्यूमरेटर जो बढ़ा वो करंट को बढ़ा देगा ना भाई, ठीक है। तो अगर कभी हमको किसी लोड रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एज कंपेरिजन टू द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, करंट हमको बढ़ाना है, तो हमारा तरीका क्या होगा कि उन सारे सेल को आपस में सीरीज में जोड़ दें ना। Yes, sir. यस सर। उन सेल को अगर सीरीज में जोड़ देंगे तो हमारे लोड रेजिस्टेंस में करंट जो होगी वो बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई मिलेगी, ठीक है। Yes, sir. यस सर। क्लियर है बात? Yes, sir. तो इसको नोट कर दे रहा हूँ ये पॉइंट एक को। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ load resistor is much larger as comparison to internal resistance of given cell, then to increase current in load resistance, cell to be connected in series, ठीक है। अगर आपका मकसद है करंट बढ़ाना किसी लोड रेजिस्टेंस में जिसका रेजिस्टेंस गिवन जो सेल है उनके इंटरनल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में काफी बड़ा है, तो इट विल बी यूजफुल टू कनेक्ट द सेल इन सीरीज, ठीक है भाई। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वहीं पे अगर आपका जो लोड रजिस्टर है उसके कंपैरिजन में सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज्यादा है, बड़ा है, ठीक है, कंसिडरेबली बड़ा है, तो वहां पे सीरीज में जोड़ना बेनिफिशियल नहीं होता, क्योंकि आपको दिखेगा कि इधर में न्यूमरेटर भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर भी बढ़ेगा, है ना। और अगर ये कैपिटल आर स्मॉल आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है तो जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों का बढ़ना है वो इफेक्टिवली करंट में चेंज के लिए बहुत इफेक्टिव तरीका नहीं बनेगा, है ना। बहुत करंट आपको इंक्रीज नहीं होगी अगर सीरीज में जोड़ दिया तो। अगर ये कैपिटल आर जो है R1 R2 के कंपैरिजन में काफी छोटा है तो। बोलो भाई। यस Yes, sir. ठीक है, तो वहां पे जो है हमारा ये तरीका जो है वो यूजफुल नहीं होगा जहाँ पे कि लोड रेजिस्टर छोटा हो एज कंपैरिजन टू गिवन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के। वहां पे हमको क्या करना पड़ेगा कि इन सेल्स को पैरेलल में ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पैरेलल ग्रुपिंग में जो ईएमएफ है वो तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता, बट इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस होता है, ठीक है ना। तो अगर न्यूमरेटर में चेंज नहीं भी आ रहा है लेकिन ये R1 R2 बहुत तेजी से छोटे हो जा रहे हैं, इनका इक्विवेलेंट जो है बहुत छोटा बन जा रहा है, तो डिनोमिनेटर का घटना फिर से करंट को बढ़ा देगा। Yes, sir. हम्म
तो वहां पे हमारा तरीका जो है वो प्रेफरेबल होगा कि हम उनको पैरेलल में कनेक्ट करें। ठीक है, तो पैरेलल ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी तो हो जाएगा क्या, देखते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग, या इसको छोड़ो, अभी पैरेलल ग्रुपिंग हो नहीं पाएगी, तो हम एक प्रॉब्लम ही कर लेते हैं इस पे ना सीरीज में। ठीक है, आपको मान लीजिए कहा गया कि एन आइडेंटिकल सेल each of EMF zeta and internal resistance small r are connected in series, in which two cells are connected with opposite polarity. This assembly is used with a load resistance of capital R. Find the current through load resistance. ठीक है भाई, इसको आप ट्राई करना, जरा फटाफट बताना। ये 1 2 3 4 ऐसे n सेल हैं जिनको सीरीज में जोड़ दिया आपने, और ये लोड रजिस्टर आपने लगा दिया इसके साथ आर का। इसमें करंट कितना होगा ये आपको बताना। बनता हुआ दिख रहा है, देखो समझ लो। जब आप इन सेल के थ्रू जाओगे, इधर से इधर को मान लो कि जा रहे हो इधर से, तो n-2 सेल में ईएमएफ के करस्पॉन्डिंग गेन 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 मिलेगा जीटा जीटा का। यस सर। तो n-2 इंटू जीटा का तो गेन मिल गया, और दो सेल जो उल्टे लगे हुए हैं ये दोनों, इनके करस्पॉन्डिंग 2 जीटा का लॉस भी मिलेगा। यस सर। इंटरनल रेजिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग सब में आई आर का लॉस होगा। तो ऐसे एन है तो माइनस का आई इंटू एन इंटू आर का लॉस हो जाएगा, माइनस का आई इंटू कैपिटल आर, ये यहाँ पे हो गया, दैट इज 0। लिख सकते हो ऐसे क्या?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो करंट के लिए इंफॉर्मेशन हो जाएगी इधर से n माइनस का 4 इंटू जीटा डिवाइडेड बाई NR प्लस R. दिस विल बी द करंट. ठीक है ना. तो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम Yes. था जो कि सीरीज ग्रुपिंग में जिसमें 2 को उलट के लगा दिया, उसके लिए ये आंसर बन गया. आगे फिर नेक्स्ट क्लास में बातें करते हैं पैरेलल ग्रुपिंग की. Thank you, sir. थैंक यू सर. गुड नाइट एवरीवन. Thank you, sir. गुड नाइट you, सर. sir. Good night, Good sir. night. Thank you, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Good night.